हेलो एवरीवन। आज हम मेजर्स ऑफ मोनोपोली पावर को डिस्कस करेंगे। यानी इस वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे कि कोई भी जो मोनोपोली होती है जिसकी उसकी जो पावर होती है उसको हम किस प्रकार से माप सकते हैं। तो पहले आइए हम देखते हैं कि मोनोपोली पावर का मतलब क्या होता है। वैसे देखा जाए तो एकाधिकारी जो होता है अपने एक क्षेत्र के अंदर एकमात्र प्रोड्यूसर होता है और एकमात्र विक्रेता होता है, किंतु वह उत्पादन की मात्रा और किसी भी वस्तु की जो कीमत है उसको किस हद तक प्रभावित करता है अपने हिसाब से, ये जो है अनेक तत्वों पर निर्भर करता है। तो एकाधिकारी जो होता है उसकी उत्पादन की मात्रा को प्रभावित करने की शक्ति और वस्तु की कीमत को प्रभावित करने की शक्ति को ही हम एकाधिकारी पावर कहते हैं। तो एकाधिकारी शक्ति जो होती है जिसके अंदर मान लीजिए कि एक प्रोड्यूसर है, अगर वो ऊंची कीमत ले सकता है, ऐसी स्थिति में है कि वो किसी भी वस्तु की जो है ज़्यादा से ज़्यादा कीमत ले सकता है, इसका मतलब उसके पास मोनोपोली पावर ज़्यादा है। और अगर वो कीमत को बढ़ा नहीं सकता है तो ऐसे में ये कहेंगे कि उसकी जो मोनोपोली पावर है वो कम है। तो एकाधिकारी शक्ति को जो है मापने के लिए अलग अलग जो अर्थशास्त्री है उन्होंने अलग अलग विधियाँ बताई है, और इनमें से आज हम जो है दो विधियों को डिस्कस करेंगे, जिनमें से पहली विधि जो है वो लर्नर के द्वारा दी गई है। लर्नर के द्वारा जो एकाधिकारी शक्ति का जो माप है उसके अंदर लर्नर ने ये बताया कि जो एकाधिकारी होता है उसकी शक्ति को जो है कीमत और सीमांत लागत के अंतर के आधार पर मापा जाता है। मान लीजिए कि एक वस्तु की कीमत 10 रुपये है और उसकी सीमांत लागत जो 5 रुपये है, तो इनका अंतर कितना है? 5 है। तो यहाँ पर इस आधार पर जो है मोनोपोली पावर को जो है मापा जाता है। उन्होंने बताया कि किसी भी वस्तु की कीमत और सीमांत लागत के बीच में जितना ज़्यादा अंतर होगा एकाधिकारी की शक्ति उतनी ही ज़्यादा होगी। जैसे यहाँ पर जो है 5 अंतर है, अगर ये हो सकता है 10 रुपये कीमत है और लागत 3 रुपये है तो ये अंतर 7 है। तो इस अवस्था के अंदर जो दूसरी सिचुएशन है उस सिचुएशन के अंदर जो मोनोपोली पावर है वो पहली सिचुएशन के मुकाबले ज़्यादा है। तो जो एकाधिकारी शक्ति है उसको मापने का उन्होंने फार्मूला दिया था, मोनोपोली पावर इज इक्वल टू पी माइनस एम सी बटा पी। यानी किसी भी वस्तु की कीमत माइनस उसकी जो मार्जिनल कॉस्ट है बटा कीमत। इसके अंदर अगर हम कोई भी वस्तु की कीमत और अगर हमें मार्जिनल कॉस्ट दे रखी है और उसको आप अगर पुट करते हैं तो उसके आधार पर हम जो मोनोपोली पावर निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक वस्तु की कीमत जो है वो 10 रुपये है और उस वस्तु की जो मोनोपोली पावर है वो 5 रुपये है, बटा कीमत कितनी है? 10 रुपये। तो ये कितना आ गया? 5 बटा 10। इसका मतलब मोनोपोली पावर है उसकी वैल्यू जो है 1/2 है। अगर हम पूर्ण प्रतियोगिता की बात करते हैं तो पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर जो है संतुलन की अवस्था के अंदर एम आर इक्वल टू एम सी होता है, और जहाँ पर एम आर जो होता है वो ए आर के इक्वल होता है और ए आर जो हमारी कीमत होती है। तो अगर इस प्रकार से आप देखें तो कीमत जो होती है वो मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होती है। अगर कीमत मार्जिनल कॉस्ट के बराबर है तो इस अवस्था के अंदर मार्जिनल कीमत और जो मार्जिनल कॉस्ट है, क्योंकि दोनों इक्वल है इसलिए इन दोनों का जो अंतर है वो शून्य होगा। तो ऐसे में जो पूर्ण प्रतियोगिता होती है उसके अंदर जो मोनोपोली पावर शून्य होती है। इसका मतलब जो पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर प्रोड्यूसर होता है वो किसी वस्तु की कीमत को जरा सा भी प्रभावित नहीं कर सकता। तो इस प्रकार से पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर मोनोपोली पावर है वो शून्य होती है। तो यहाँ पर आपके सामने दो एग्जाम्पल है। पहला, एक वस्तु की कीमत जो वो 2 रुपये है, उसकी सीमांत लागत है वो 4 रुपये है, तो आपको इसको मोनोपोली पावर बतानी है क्या रहेगी। दूसरी अवस्था के अंदर एक वस्तु की कीमत जो है वो 2 रुपये है और सीमांत लागत है वो भी 2 रुपये है, तो इस अवस्था के अंदर आपको जो है मोनोपोली पावर को बताना है। तो आप ये जो है कमेंट बॉक्स के अंदर लिख करके बताइएगा। जो फार्मूला हमारे पास में वो फार्मूला P माइनस एम सी बटा P है, तो उस फार्मूले के अंदर आप ये वैल्यूज पुट कीजिएगा और ये वैल्यूज पुट करने के बाद में आप देखिए कि जो आंसर है वो क्या आ रहा है, यानी मोनोपोली पावर है वो क्या है। इसके अलावा एकाधिकारी द्वारा जो कीमत निर्धारित की जाती है उस कीमत के ऊपर मांग की लोच का भी प्रभाव पड़ता है कि एकाधिकारी किसी भी वस्तु की कीमत को अधिक निर्धारित करेगा या कम निर्धारित करेगा। ये जो है मोनोपोली पावर के साथ साथ जो है मांग की लोच के ऊपर भी निर्भर करता है, और कुछ हद तक आप बाद में देखेंगे कि जो मोनोपोली पावर है वो मांग की लोच के द्वारा ही निर्धारित होती है। इसके अंदर मांग की लोच जितनी कम होगी, यानी अगर मांग बेलोचदार है तो मोनोपोली पावर उतनी ही ज़्यादा कीमत वसूल कर सकता है, और
उसकी पावर जो उतनी ज़्यादा होगी। अगर किसी वस्तु की मांग की लोच ज़्यादा है यानी लोचदार है, तो उस अवस्था के अंदर एकाधिकारी जो है ज़्यादा कीमत वसूल नहीं कर पाएगा, कम कीमत वसूल कर पाएगा, तो उसकी मोनोपोली पावर है वो भी कम होगी। तो इस प्रकार से जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो भी जो मांग की जो मोनोपोली पावर है उसको प्रभावित करती है। और इलास्टिसिटी डिमांड ऑफ डिमांड और एकाधिकारी शक्ति जो है उसके बीच में विपरीत संबंध पाया जाता है। अगर मांग की लोच ज़्यादा है तो मोनोपोली पावर कम होगी, और अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो कम है तो उस अवस्था के अंदर मोनोपोली पावर है वो ज़्यादा होगी। तो इस प्रकार से मांग की लोच और एकाधिकारी शक्ति है उसके अंदर विपरीत संबंध होता है। अपने पास में ये फार्मूला है, जैसे हमने जो मोनोपोली पावर थी, एकाधिकारी शक्ति थी, उसका फार्मूला हमने निकाला, जो है वो लिया था कि P माइनस MC बटा P, ये हमारे पास में फार्मूला था। अब हमें पता है कि प्राइस जो होता है वो AR की इक्वल होता है, P इज ऑलवेज इक्वल टू AR। तो P की जगह पर क्या लिख सकते हैं, AR लिख सकते हैं। तो AR माइनस MC बटा AR, यहाँ तक समझ में आ गया। इसके बाद हम आगे देखते हैं। अब हमें पता है कि जहाँ पर संतुलन होता है, संतुलन की स्थिति के अंदर MR इक्वल टू MC होता है। तो जहाँ पर हमारे पास में ये MC है, MC की जगह पर AR भी लिख सकते हैं। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, मोनोपोली पावर इज इक्वल टू AR, ये तो है ही है यहाँ पर। अगर आप इसको देखें तो ये AR तो है ही है। अब हमें MC की जगह क्या लिखना है, MR, तो इसकी जगह हमने MR बटा AR। हम जानते हैं कि जो MR निकालने का जो फार्मूला है, MR निकालने का जो फार्मूला है वो ये है, AR गुणा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड माइनस 1 बटा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये जो है MR निकालने का फार्मूला है। ये जब हमने मांग की लोच की थी तो उस अवस्था के अंदर जो आई विधि थी, उस विधि के अंदर हमने ये देखे थे। अब इसके बाद में ये जो MR का जो वैल्यू है वो AR माइनस गुणा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड माइनस 1 बटा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये इस इक्वेशन में रखते हैं आप। ये AR तो दोनों रह जाएंगे अपनी जगह, MR की जगह पर ये वैल्यू रख देंगे। तो MR का मूल्य रखने के बाद में ये जो है मोनोपोली पावर है वो किसके बराबर आ जाएगी, सबसे पहले AR, उसके बाद माइनस का निशान आ गया, उसके बाद हम जो है ये वैल्यू रखते हैं, ये वैल्यू MR की। तो AR, ये माइनस का निशान, माइनस AR गुणा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड माइनस 1 बटा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बटा में क्या है इसके फार्मूले के, ये AR बच गया तो इसको आप AR लिख देते हैं। अब इसको जब आप सोल्व करते हैं तो ये इसके गुणा में चला जाएगा। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड गुणा AR माइनस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड गुणा AR, ये इधर माइनस है क्योंकि AR दोनों के साथ में गुणा होगा, इधर ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के साथ में गुणा होगा और एक के साथ में गुणा होगा, तो ये माइनस E इंटू AR। अब ये माइनस और माइनस की गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस AR बटा ये नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इंटू AR। अब ये क्या होगा कि हमारे पास में ये जो बचेगा इसमें से ये चला गया, AR से ये AR कैंसिल हो गया, ये इसमें से ये घट गया, AR से AR कैंसिल हो गया। तो ये अपने पास में जो है आगे चल करके जो बचेगा वो क्या बचेगा, 1 बटा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब मोनोपोली पावर है वो क्या है, 1 बटा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। तो इसका मतलब 1 बटा का होने का मतलब इसके बीच में विपरीत संबंध होगा। अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कम है तो मोनोपोली पावर ज़्यादा होगी, अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ज़्यादा है तो मोनोपोली पावर है वो कम होगी। इसको यहाँ से आप दोबारा देखते हैं एक बार कि ये हमारे पास में फार्मूला है मोनोपोली पावर का, P माइनस MC बटा P। अब हमें पता है कि P जो होता है वो AR के बराबर होता है, तो P की दोनों जगह पर लिख देंगे AR, तो AR माइनस MC बटा AR हो गया। अब जहाँ पर संतुलन होता है वहाँ पर MR इक्वल टू MC होता है, तो इस MC की जगह पर MR भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये AR माइनस MR बटा AR। अब हमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से जो फार्मूला निकलता है MR निकालने का वो ये है AR इंटू इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड माइनस 1 बटा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब हम MR का जो मूल्य है वो इस फार्मूले के अंदर रखेंगे, ये जो फार्मूला है, यानी AR तो दोनों अपनी जगह रहेंगे, माइनस MR की जगह जो है ये वैल्यू आप पुट
कर देंगे। तो अब अगर आप ये वैल्यू पुट करते हैं तो ए आर की जगह ए आर, फिर माइनस का निशान, अब उसके बाद एम आर की जगह पर ये वैल्यू पुट कर देंगे तो ए आर इंटू इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड माइनस 1 अपॉन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, फिर बटा में इसका ये ए आर बच गया तो सारे के बटा में ए आर। अब इसका जब आप एलसीएम लेकर के करेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का तो ये क्या हो जाएगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इंटू ए आर, इसके साथ ये गुणा हो जाएगा, माइनस ये दोनों के साथ में गुणा है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के साथ में भी और एक के साथ में भी, तो ये हो जाएगा माइनस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इंटू ए आर, ये माइनस माइनस दोनों की गुणा जो प्लस हो जाएगी, प्लस ए आर बटा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इंटू ए आर। अब ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ए आर और ये माइनस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ए आर ये कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बच गया अपने पास ऊपर ए आर बटा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इंटू ए आर। अब ए आर से ए आर कैंसिल हो गया तो ऊपर क्या बच गया एक, नीचे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इस प्रकार से हम जो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का संबंध भी इसी फार्मूले के साथ में जो है वो तय कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और मोनोपोली पावर के बीच में ऋणात्मक संबंध होता है। नेक्स्ट है बेंच का जो है एकाधिकारी शक्ति का माप। बेंच ने एकाधिकारी द्वारा प्राप्त होने वाले लाभ की मात्रा के आधार पर एकाधिकारी शक्ति का माप किया है। अब हमें पता है लाभ क्या होता है, ए आर माइनस ए सी, तो इन दोनों के बीच में जितना ज्यादा अंतर होगा प्रॉफिट उतना ही ज्यादा होगा, और प्रॉफिट उतना ज्यादा होगा इसका मतलब मोनोपोली पावर उतनी ही ज्यादा होगी। और ये हमें पता है कि असामान्य लाभ जब प्राप्त होता है तब ए आर और ए सी के बीच में अंतर होता है, और इनके बीच में जितना ज्यादा अंतर होगा ये असामान्य लाभ उतना ही ज्यादा होगा। और ये लाभ जितना ज्यादा होगा यानी एक प्रोड्यूसर जितनी ज्यादा कीमत तय कर सकता है, अगर वो अधिक से अधिक कीमत तय करने में कामयाब होता है तो इसका मतलब उसके पास में जो मोनोपोली पावर ज्यादा है और वो अपनी मोनोपोली पावर का प्रयोग करते हुए ज्यादा से ज्यादा कीमत निर्धारित कर सकता है। तो इस प्रकार से बेंच ने जो है ए आर और ए सी के अंतर के द्वारा जो है मोनोपोली पावर का निर्धारण किया है। पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर अगर हम दीर्घकाल के अंदर देखें तो सभी फर्में जो है केवल सामान्य लाभ प्राप्त करती है। अब सामान्य लाभ की अवस्था के अंदर ए आर इक्वल टू ए सी होता है, इसका मतलब ए आर माइनस ए सी इक्वल टू 0, क्योंकि दोनों बराबर है। तो इस अवस्था के अंदर पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर दीर्घकाल के अंदर जो है वो ए आर और ए सी का अंतर शून्य होने की वजह से एकाधिकारी शक्ति है वो भी शून्य होती है। यानी एक जो पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर फर्में होती है वो अपने हिसाब से कीमत को निर्धारित नहीं कर सकती, कीमत को प्रभावित नहीं कर सकती। तो इस प्रकार से बेंच जो है उन्होंने ए आर और ए सी के माध्यम से जो है वो अपने एकाधिकारी शक्ति को निर्धारित करने का फार्मूला दिया है। उन्होंने कहा है कि मोनोपोली पावर जो होती है वो ए आर माइनस ए सी होती है, और ये अंतर जितना ज्यादा होगा मोनोपोली पावर उतनी ही ज्यादा होगी। इसी के साथ अपना ये टॉपिक समाप्त होता है। धन्यवाद।